सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके बाल मनोविज्ञान यानी कि आपके सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरू होने से पहले प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि वीडियो को शेयर कर दिया करें आप लोग, क्योंकि वीडियो के शेयर करने से ये फायदा होता है कि आप ही के ग्रुप्स के आप ही के दोस्त आकर के जब आपके साथ पढ़ते हैं तो पढ़ने का मजा जो है वो दोगुना हो जाता है, क्योंकि आप लोग एक तरीके से ग्रुप स्टडी करते हो यहाँ पर आकर के उस थोड़ी देर के लिए। इस तरीके से ये भी पता चलता है कि किसकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है जब लोग आंसर देते हैं आकर के यहाँ पर। तो इसलिए आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करिए। और जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी जॉब की तैयारी वो और भी कर रहे हैं जॉब के साथ साथ अपने, तो उन भाई बहनों को भी मेरा सल्यूट है, क्योंकि यहाँ पर आप उतनी मेहनत करके आते हो, 9 to 5 का जॉब करके आते हो या 4 से 5 घंटे का कोई पार्ट टाइम जॉब करके आते हो, फिर आप लोग यहाँ पर आकर के तैयारी भी करते हो। तो इस वजह से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आपके लिए हम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन ढूंढ के लेकर के आए, ताकि जो आप लोग की तैयारी है वो बेहतर हो पाए। और अक्सर ऐसे क्वेश्चन ही मैं लाती हूँ जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे हुए होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं या जिनके आने के चांसेस ज्यादा है एग्जाम में, ताकि आप लोग की कम समय में जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सारे वीडियोस को देखा होगा जो रोज मैं लेकर के आती हूँ आप लोगों को। और आज की वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है अधिगमकर्ता का मतलब होता है सीखने वाला। सीखने वाला कब स्वतंत्र महसूस करेगा? जो सीखने वाला होता है, चाहे वो बालक हो चाहे एक शिक्षक ही हो, क्योंकि शिक्षक भी जीवन भर सीखता रहता है। तो सीखने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए? उसको स्वतंत्रता चाहिए, उसको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं चाहिए। तो सीखने के लिए जो सृजनशीलतावाद है, इसमें हम विभिन्न प्रकार की चीजों को कर सकते हैं, अपने माइंड से हम सोच करके कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सृजनशीलता होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, वो कहीं से भी कभी भी आ सकती है। तो जब सीखने की स्वतंत्रता होगी तो जो सृजनशीलतावाद है यही इसको क्या करेगा? प्रमोट करेगा, यानी कि सृजनशीलतावाद जो है ये सीखने को और बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो सृजनशीलतावाद है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अधिगमकर्ता को, सीखने वाले को कौन सबसे अधिक स्वतंत्रता देता है? तो सृजनशीलतावाद, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों से कुछ भी सोच करके कुछ भी नया क्रिएट कर सकता है, नया बना सकता है, जिस पर सोचने पर कोई रोक टोक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। हमेशा याद रखिएगा, विशेष जरूरतमंद जो बच्चे होते हैं जिनको विशेष रूप से जरूरत होती है शिक्षा की, ऐसे बच्चों को आपको पता ही है जिनको देखने में प्रॉब्लम है, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, जिनको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम है, तो हमने पढ़ा है समावेशी शिक्षा। और जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा क्या कहती है? चाहे विकलांग बालक हो, किसी प्रकार से अक्षम बालक हो, चाहे देखने में सुनने में, चाहे बहुत अधिक प्रतिभाशाली हो, चाहे सामान्य हो, चाहे किसी प्रकार से अक्षम हो, सारे बच्चों को हम एक ही कक्षा में, एक ही क्लासरूम में हम उनको बैठाएंगे और एक ही क्लासरूम में बैठाकर हम उनको शिक्षा देंगे। तो ये है समावेशी शिक्षा, और समावेशी शिक्षा के अनुसार ही हमारे विद्यालयों में शिक्षा दी जा रही है। तो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही, उनके साथ हमें कोई भेदभाव नहीं करना है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। पाओलो ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में निम्नलिखित में से किस पर प्रयोग किया था? तो पाओलो ने अपना प्रयोग किस पर किया था ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। पाओलो ने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर, और जब घंटी बजाई जाती थी तो कुत्ते को क्या दिया जाता था? कुत्ते को भोजन दिया जाता था, और भोजन मिलने से पहले भोजन को देख करके क्या होता था? उसके मुंह से लार निकलती थी। तो जैसे ही घंटी बजती थी वैसे ही मुंह से वो लार निकालना शुरू कर देता था। एक स्थिति ऐसी आई कि भोजन, घंटी तो बजाई गई लेकिन उसको भोजन नहीं दिया गया, खाना नहीं दिया गया, फिर भी उसके मुंह से लार टपकी, क्योंकि जो कुत्ता था उसको ये समझ में आ गया था
कि जैसे ही घंटी बजेगी मुंह से लार निकलेगी, खाना आ जाएगा। उसके दिमाग में ये क्रिया होते 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 कई बार उसको आदत पड़ चुकी थी इसकी। तो ये है क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि सबसे पुराना अनुबंधन का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक और स्किनर से भी पहले का। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? लक्ष्य, प्रेरणा, क्रिया या अभ्यास। तो दोस्तों देखिए, जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिसका प्रयोग इन्होंने एक बिल्ली पर किया है। तो बिल्ली बार बार प्रयत्न करती है, बार बार गलती करती है, लेकिन वो फिर उसको खाने को प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अधिगम का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, जिसमें से इन्होंने 3 नियम दिए हैं। पहला इन्होंने दिया है तत्परता का नियम, तत्परता के नियम के बाद इन्होंने दिया है अभ्यास का नियम, और फिर इन्होंने दिया है प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर आप देखिए, जो तत्परता का नियम है, तत्परता का मतलब किसी भी काम को करने के लिए एक जो प्रेरणा होती है व्यक्ति के अंदर, एक तत्परता होती है, अगर वो नहीं है तो उस काम को नहीं करेगा। तो यहाँ पर तत्परता के रूप में क्या था? उसको भूख लगी थी, उसको खाना चाहिए था, तो इस वजह से उसके अंदर अपने आप भूख के लिए अभिप्रेरणा थी कि उसको खाना चाहिए, खाने के लिए अपने आप अभिप्रेरणा थी। तो जो तत्परता है, जो प्रेरणा है, ये बहुत जरूरी थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। तो सबसे अधिक जरूरी क्या है? तत्परता है। किसी भी काम को करने के लिए प्रयत्न एवं भूल विधि में यही सिखाया गया। जब किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर अभिप्रेरणा होगी, मोटिवेशन होगी, तत्परता होगी, तभी हम उस काम को करेंगे। जैसे कि अगर हम कोई काम तभी करते हैं जब हमें पता है कि हाँ इससे हमें फायदा होगा, तभी हम उसको करते हैं। ठीक है, तो अंदर से एक मोटिवेशन आना ही चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो आप सभी लोगों को पता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कॉलर ने दिया था। कॉलर ने प्रयोग किस पर किया था? चिंपैंजी पर किया था। और कॉलर के सिद्धांत को हम सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। और जो कॉलर थे वो क्या थे? जर्मनी के थे। और इन्होंने किस तरीके का सिद्धांत दिया था? ये गेस्टाल्टवादी थे। ये क्या थे? तो कॉलर थे, ये क्या थे? गेस्टाल्टवादी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। तो कॉलर, कोफा और वर्दीमर, ये तीनों लोग आते हैं, याद रखिएगा, गेस्टाल्टवाद में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तत्परता का नियम किसने दिया? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये तीनों नियम आप याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने 5 गौड़ नियम भी दिए हैं सीखने के, लेकिन ये 3 मुख्य नियम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्षेत्रफल, जीवन विस्तार, तल रूप, शक्ति, संतुलन व वेक्टर किस सिद्धांत से संबंधित हैं? कॉलर सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, कुर्ट लेविन सिद्धांत या वॉटसन सिद्धांत। दोस्तों जो सिद्धांत है इसको दिया था कुर्ट लेविन ने, तो इसे हम क्षेत्रवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जो क्षेत्रवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने दिया था। ये कुर्ट लेविन का सिद्धांत है। तो क्षेत्रफल, जीवन विस्तार, तल रूप, शक्ति, संतुलन व वेक्टर सिद्धांत से कौन संबंधित है? कुर्ट लेविन। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। यह एक विकार या रोग के कारण आंखों या दृष्टि प्रणाली की एक कार्यात्मक बाधा से संबंधित है, जिससे दृष्टि दोष आ सकता है। दृष्टि दिव्यांगता, दृष्टि विकलांगता, दृष्टि बाधकता या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि बाधकता। दृष्टि बाधकता विकार या रोग के कारण आंखों या दृष्टि प्रणाली की एक कार्यात्मक बाधा से संबंधित है, जिससे दृष्टि दोष आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। दृष्टि बाधिकता का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि बच्चों को देखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, जिससे बच्चे सही से बोर्ड पर नहीं देख पाते हैं। बोर्ड पर जब वो देख नहीं पाते हैं टीचर ने क्या लिखा है, तो वो सही से समझ नहीं पाते हैं। इस वजह से टीचर क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को अक्सर क्लास में आगे बैठाते हैं। और अगर इन बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो ऑडियो सीडी के माध्यम से उनको उस टॉपिक को पढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें टीचर को करनी पड़ती है अगर क्लास में उनके दृष्टिबाधित बालक हैं तो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं, तो वह हैं पिछड़े बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, समस्यात्मक बालक या मादक द्रव्य का प्रयोग करने वाले बालक। तो ये गलत है, ऑप्शन डी। और ऑप्शन सी भी गलत है। समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, हिंसा करते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं समस्यात्मक बालक। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए ऐसे बच्चे, मान लीजिए कोई बच्चा कक्षा 3 में है, कक्षा 3 में है और वो कक्षा 2 के बच्चों का भी सवाल नहीं हल कर पा रहा, वो 3 में पहुंच गया है लेकिन वो कक्षा 2 के बच्चों का अगर उससे सवाल पूछा जाए तो वो भी हल नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों ऐसे बच्चों को हम कहते हैं मानसिक रूप से मंद बालक। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं ये अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का जो कार्य होता है उसको करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो मानसिक मंदता के कई प्रकार हो सकते हैं, ये मुख्य रूप से एक मानसिक विकार होता है, याद रखिएगा। और इस तरीके से बच्चों में समायोजन की जो क्षमता होती है, समायोजन की क्षमता का विकास बहुत कम हो पाता है। इसका कोई भी रीजन हो सकता है, उनके आसपास का वातावरण या जैविक मंदता के कारण भी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है। वाक बाधित मतलब ऐसे बच्चे जो बोलने में असमर्थ है या बोल तो पाते हैं लेकिन वो हकला करके तुतला करके बोलते हैं, तोतला बोलते हैं, या सही से वो शब्दों को या वर्णों को उच्चारित नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ हमें क्या करना है? तो कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके, मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। तो ऐसे बच्चों को हम कैसे ट्रीट करेंगे? जो बच्चे बोलने में असमर्थ हैं सही प्रकार से, तो सही ध्वनि के उच्चारण के लिए उनकी सहायता करके हम क्या कर सकते हैं? उनकी मदद कर सकते हैं। उनकी जो बोलने में कठिनाई हो रही है उसको हम बार बार अभ्यास के माध्यम से सही प्रकार से उनको उच्चारण सिखा करके हम क्या कर सकते हैं? उनकी बोलने की जो क्षमता है उसको और निखार सकते हैं और सही कर सकते हैं। तो जितना हो सके उतना अधिक से अधिक क्या करवाना है? उनको सही ध्वनि के उच्चारण के लिए उनको प्रेरित करना है, सहायता करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वाद विवाद, प्रेरणा, लक्ष्य या फिर अभ्यास? तो प्रयास और त्रुटि जो सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रयास एवं त्रुटि जो इन्होंने सिद्धांत दिया है इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण उन्होंने अभिप्रेरणा को माना है। किसी भी काम को करने के लिए जब आपके अंदर मोटिवेशन होगा, अभिप्रेरणा होगी, तभी उस काम को आप कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रेरणा शब्द है ये क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इससे अभिप्रेरणा का मतलब तत्परता, यानी कि किसी काम को करने के लिए जब मोटिवेशन होगा, प्रेरणा होगी, अभिप्रेरणा अंदर से होगी, तत्परता होगी, तभी आप उस काम को कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। और आपको पता ही है थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, पावलो ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था। तो पावलो ने अपना प्रयोग किस पर किया था? आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर खरगोश, चूहा, कुत्ता, बिल्ली दिया है, तो कुत्ते पर तो थॉर्नडाइक, बिल्ली पर तो थॉर्नडाइक ने किया था और कुत्ते पर किसने किया था? पावलो ने किया था। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, निःशुल्क बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशुल्क बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। नियमित विद्यालयों, विशेष विद्यालयों, मुक्त विद्यालयों या ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों। तो निःशक्त बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे, निःशक्त बच्चे, अभी मैंने आपको बताया कि जो निःशक्त बच्चे होते हैं, विशेष बच्चे होते हैं, वो कोई अलग बच्चे नहीं होते हैं, वही बच्चे होते हैं जिनको किसी प्रकार से समस्या होती है। दृष्टिबाधित, वाक बाधित, जिनको देखने में समस्या, जिनको बोलने में समस्या है, जिन बच्चों की हड्डियों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, या जो बच्चे सही से चल नहीं पाते, जो बच्चे सही से, जिनको लिखने में दिक्कत है, जिनकी हड्डियों में किसी प्रकार से कोई दिक्कत है, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, ये सारे बच्चे आ जाते हैं निःशक्त बच्चों के अंतर्गत। तो ऐसे बच्चों के लिए जो एक योजना है समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना, तो इसका क्या उद्देश्य है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नियमित विद्यालयों में। तो ऐसे बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जाए। तो नियमित विद्यालयों का मतलब वही है जो नियमित विद्यालय सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। अगर हम अपने प्रदेश की बात करें, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, जूनियर स्कूल हो, जो सरकारी स्कूल है, ऐसे स्कूलों में बच्चों के लिए योजना चलाई जा रही है जिससे बच्चों को सारी सुविधाएं मिले और ऐसे बच्चों को भी शैक्षिक अवसर समान रूप से मिले जिस प्रकार से सामान्य बच्चों को मिलते हैं, जिससे ये बच्चे भी अपना समाज में एक सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं? 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानसिक न्यूनता ग्रसित बच्चों की को हम किस श्रेणी में रखते हैं? तो दोस्तों जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को हम मानसिक न्यूनता से ग्रसित बच्चे मानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर से जगह, तो यहाँ पर क्या होगा? 70 से कम। ठीक है,
तो ऐसे बच्चों को हम मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? वाद्य अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, ऑपरेंट अनुबंधन या फिर सामाजिक अनुबंधन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो ऑपरेंट अनुबंधन है, जिसको हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार का विकास सकारात्मक पुनर्बलन के फलस्वरूप होता है। यह सकारात्मक पुनर्बलन उसके द्वारा प्राप्त परिणामों पर निर्भर करता है। अगर परिणाम अच्छे होते हैं तो उससे क्या होता है, उससे व्यक्ति उस काम को फिर से करने की इच्छा प्रकट करता है। जैसे कि क्लास में टीचर ने कोई सवाल दिया और बच्चे ने उसको लगा करके दिखाया, तो टीचर ने कहा शाबाश बेटा बहुत अच्छे, तो बच्चे को पुनर्बलन मिल गया। तो शिक्षक नेक्स्ट टाइम जब उसको सवाल देंगे तो दो के बदले वो 4 सवाल कहेगा, हमको और दीजिए और हम आपको करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से उसको जब उसने काम किया, उसके परिणाम की तारीफ हुई, तो उसके अंदर और पुनर्बलन इच्छा आ गई कि मैं और अच्छा करूंगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि व्यवहार का जो होता है विकास, वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो ऑपरेंट अनुबंधन है, याद रखिएगा, यह सिद्धांत ये क्या दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है, और बच्चे को पुनर्बलन के बाद वो और अच्छे से उस काम को करता है। तो ऑपरेंट अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन याद रखिएगा, किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता है, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है, बालकों को देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। तो निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी लिखा है, वंचित वर्ग के बच्चों के लिए नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं होती है। तो बच्चे के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी होती है? उसके घर वालों की होती है। ये उसकी बच्चे की व्यक्तिगत दोष यहाँ पर होता है ना, ये व्यक्तिगत दोष है, ना कि ये सामाजिक दोष है। इसको हम सामाजिक दोष नहीं कह सकते हैं कि जो बच्चा है उसका स्वास्थ्य खराब है सामाजिक दोष के कारण, ये उसका व्यक्तिगत दोष है। तो यहाँ पर नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है, ये यहाँ पर सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के बालक की निशानी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, क्योंकि एक ही क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, अलग अलग उनके टैलेंट होते हैं, अलग अलग उनके इंटरेस्ट होते हैं। तो इनमें से किसके कितने लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। तो नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, या एक और दोनों। तो इसमें से कौन सा सही है? दोस्तों देखिए, जब एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो उसे सारी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। संज्ञानात्मक क्षमताओं का मतलब है कि कौन से बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है, कौन सा बच्चा कितना सीख पा रहा है, ये भी ध्यान रखना होता है। और हर एक बच्चे के सीखने का स्तर कितना है, कोई बच्चा उसी सवाल को 5 मिनट में सीख गया, कोई 10 मिनट में सीख रहा है, कोई 20 मिनट में भी नहीं सीख पा रहा है। तो इस पर भी शिक्षक को ध्यान देना है। और किस बच्चे की भाषा क्या है, वह कौन सी भाषा में सीख पा रहा है, क्या वो जो स्कूल में भाषा बोली जा रही है उसमें वो सीख पा रहा है या नहीं, इस पर भी हमें ध्यान देना है। जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधताओं पर, ताकि बच्चा किस प्रकार के सामाजिक वातावरण से आया है हम तभी समझ पाएंगे। तो इन सब बातों पर एक बार ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है, एक और दो दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चा कक्षा में किससे सबसे मुख्य नैराश्य या कुंठा का सामना करते हैं? श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम है, वो किससे सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षम होते हैं, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारिता निभाने की
अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। तो ऐसे बच्चे किसमें सबसे अधिक कुंठा महसूस करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के साथ वो संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपनी बातों को कह रहे हैं सामने वाले को, सामने वाला तो समझ गया, लेकिन सामने वाला जो बोल रहा है वो बेचारा सुन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके सुनने में प्रॉब्लम है। तो वो सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं, और अपनी बातों को तो वो कह पा रहे हैं, लेकिन दूसरा क्या, उसका कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो उसका सोल्यूशन सामने वाला क्या दे रहा है वो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, सूचनाओं को बांटने में बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे बच्चों को। तो इस वजह से उनके अंदर कुंठा आ जाती है कि वो बातों को सुन नहीं पा रहे हैं, बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, तो ये तो गलत है। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। क्यों नहीं कराए जाते हैं? यहाँ पर देखिए, जैसे अगर बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, उसके अंदर वाकई में कुछ करने का जुनून है, तो उसे सहयोग की जरूरत तो होगी ही। तो शिक्षार्थियों को विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी रुचियां होती हैं, जैसे कि संगीत में, खेल में, हस्तकला में आदि। तो ऐसे शिक्षार्थियों को विद्यालय के अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होती ही है, लेकिन मिल नहीं पाती है। अगर हम सरकारी विद्यालयों की ही बात करें तो सारी सुविधाएं मिलना, एक स्कूल को म्यूजिक टीचर भी मिल जाए, इसके अलावा उसमें हैंडक्राफ्ट सिखाने वाले शिक्षक भी मिल जाए, संगीत सिखाने, खेल सिखाने वाले शिक्षक मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों, क्योंकि वैकेंसीज सरकारें नहीं निकालती हैं, इस तरीके की बहुत कम निकालती हैं, और बहुत कम विद्यालय में ऐसे शिक्षक देखने को मिलते हैं। तो अगर बच्चों के अंदर वो प्रेरणा होती भी है, वो कह सकते हैं वो प्रतिभा होती भी है, तो वो निखर नहीं पाती है। तो यहाँ पर विद्यालयों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, ये तो गलत है यहाँ पर हम कहेंगे, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए शासन स्तर से उपलब्ध नहीं कराते, क्योंकि अगर विद्यालय में शिक्षक आएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों को सिखाएंगे, तो वो विद्यालय की तरह प्रोवाइड नहीं करा पाते विद्यालय। उसका रीजन है क्योंकि वहां पर वो शिक्षक ही नहीं होते हैं, तो वो विद्यालय कैसे प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल बात कही गई है, और ये वाकई में ये अक्सर सच होता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पाओलो, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो ये तो व्यवहारवाद से है, आपको पता ही है। केवल कोहलर जो है ये क्या है, गेस्टाल्टवाद है। कोहलर, कोप्फा और वर्दीमर, याद रखिएगा। कोहलर ने अपना सिद्धांत दिया था अंतर्दृष्टि या सूझ का, और इसने प्रयोग किस पर किया था? चिंपैंजी पर किया था, जिसका नाम क्या था? सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश क्या कहलाती है? डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया? गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता, गतिक कौशलों का जैसे कि लिखने में प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, तो इस निर्योग्यता को हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसे बच्चे गति एवं समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, यही कारण है कि वे अपनी ओर तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ नहीं पाते हैं। जबकि डिस्फेजिया जो है, यहाँ पर ये जो डिस्फेजिया आप देख रहे हो, ये भाषा विकार है। तो जो गतिक कौशलों का विकास संबंधी अधिगम निर्योग्यता है, उसे हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे के सामने बहुत तेजी से किसी ने गेंद फेंकी, उस फेंकी हुई गेंद को बहुत तेजी से आते गेंद को देख करके वो उसको कैच नहीं कर पाता है, बच्चे के अंदर वो स्फूर्ति ही नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्रैक्सिया कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और डिस्कैल्कुलिया तो आपको पता ही है, डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलिया को देख करके आप समझिए इसमें कैलकुलेशन होता है, और कैलकुलेशन किस में होता है? मैथ्स में होता है। तो ये गणना संबंधी विकार है, गणित संबंधी। ठीक है, इस तरीके से। और डिसलेक्सिया तो आपको पता ही है, ये क्या है? पठन विकार है, जिसको पढ़ने में बच्चे को दिक्कत होती है। वाज को सा को वॉज, इस तरीके से बच्चा समझ नहीं पाता है वर्ड्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 पर। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? पुनरावृत्ति की, प्रतिधारण की। तो इसके बाद देखिए, सार को दोहराना, स्वचिंतन। तो बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों? तो ये होती है प्रतिधारण की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। तो बंडूरा का जो सामाजिक अवलोकन का सिद्धांत है कि व्यक्ति जो है वो समाज को देख करके क्या करता है? सीखता है, और उसी के अनुसार वो अपने व्यक्तित्व को बनाता है, या उसी प्रकार से जिसको धारण कर लेता है जिस चीज को, वो उसी प्रकार से वो उसको
उस चीज को करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो समाज में देख करके ही व्यक्ति सीखता है। मुख्य रूप से बंडूरा के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यही है। तो व्यक्ति अवलोकन करके क्या करता है, प्रतिधारण करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है, व्यक्तिगत भिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये क्या दर्शा रहा है? तो दोस्तों ये साफ साफ एक तरीके से व्यक्तिगत भिन्नता ही है, क्योंकि हर बच्चा क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। हर किसी के सीखने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता ही कहेंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश या कुंठा का सामना करते हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर अभी आप लोगों ने देखा है कि ऐसे बच्चे जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है, वो दूसरों के साथ संप्रेषण नहीं कर पाते, बातचीत करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, सूचनाओं को बांटने में दिक्कत होती है। तो ऐसे बच्चों के साथ हमें सहयोगपूर्ण वातावरण बना करके रखना चाहिए और सभी बच्चों को इनकी मदद करनी चाहिए, ऐसे बच्चों की। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। और शिक्षक को भी मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को होना चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करें। तो ये तो गलत है। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, या विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो ये भी गलत है। और सभी बच्चों के लिए आकलन और के समान और मानक तरीके नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है, बच्चों से बातचीत करना और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता के बच्चे हैं। तो उनसे बातचीत करने पर और उनके दृष्टिकोण को महत्व देने पर ही हम उनको समझा पाएंगे। तो ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का तत्परता का नियम, सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, या सीखने का सादृश्यता नियम। तो दोस्तों जो सीखने का सादृश्यता नियम है, यानी कि समान दृश्य बच्चे ने पहले इस तरीके का देख लिया है, तो सीखने का सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है, जिससे वह पहले भी अनुभव कर चुका है, जिससे वह पहले भी सीख चुका है। वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसी कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। उसके साथ कोई समस्या आ चुकी है पहले, तो उसे उससे कुछ अनुभव हो गया है अपने जीवन में, तो जब आगे फिर उसी प्रकार की समस्या में वो पड़ता है, तो क्या करता है, वह उसी प्रकार के अनुभव को ही अपने प्रयोग करता है कि किस तरीके से वो उस समस्या से बाहर निकला था, उसी प्रकार से इस समस्या से भी बाहर निकलेगा। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। 5वीं कक्षा का दृष्टिबाधित बच्चा है, तो ऐसे विद्यार्थी के साथ क्या होना चाहिए? तो उसके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य में सहायता करनी चाहिए। ऐसे बच्चे के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसे बच्चे के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसे बच्चे को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो दोस्तों अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसके साथ भी टीचर को सामान्य रूप से ही कक्षा में व्यवहार करना है, और ऐसे बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो उसको श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी टीचर के द्वारा, ताकि बच्चा सुन करके उस चैप्टर का या उस टॉपिक का अभ्यास कर पाए जो शिक्षक ने पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो इसमें से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, जो निबंधों को रटने की क्षमता रखता है, रटने वाले बच्चे कभी भी प्रतिभाशाली बच्चे नहीं या बुद्धिमान बच्चे नहीं कहलाएंगे, वो तो रट्टू तोता हो गए। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। ऐसे बच्चे, ये बुद्धिमान बच्चों का लक्षण बिल्कुल नहीं है, बाकी और सब है। वो अपने नए परिवेश में अपने आप को ढाल लेते हैं, वो अमूर्त रूप से सोच पाते हैं और अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से वो कह पाते हैं, संप्रेषण की क्षमता बहुत अच्छी होती है उनकी। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य
यानी कि अपने स्कूल के जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। तो यह कथन किसका है? जो पिछड़ा बालक होता है वो अपने कक्षा के या अपने पाठशाला जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर पाता है। तो ये किसने कहा? सिरिल बर्ट ने, टर्मन ने, टेलर ने या फिर मारंटी से? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरिल बर्ट के अनुसार है ये। ठीक है, तो सिरिल बर्ट का मत है कि जिस बालक की शैक्षिक उपलब्धि यानी कि 85 से कम होती है अगर किसी बच्चे की IQ, तो वह पिछड़ा बालक होता है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले आप लोग जरूर कमेंट करके जाइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही सही दिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम या इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपने देखा है कि इनकी जो बुद्धिलब्धि होती है, IQ होती है, वो 85 से कम होती है। ये मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर बताया है। तो इस तरीके से टोटल 30 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिएगा। इस बार से यही प्रार्थना है, आप लोग जो भी सपना देखते हैं अपने जीवन में, आप सभी के सपने पूरे हों और आप सभी लोग अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दें और देश को, समाज को आगे बढ़ाएं। दोस्तों इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो रोज रात को 8 बजे जरूर मुझसे जुड़ा करिए आप लोग। और जहां कहीं कोई समस्या हो आप समस्या को भी बताया करिए। अब मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लिया करूंगी जिसमें मैं हफ्ते में 1 दिन कोशिश करूंगी कि आप लोगों के की समस्याओं का समाधान मैं खुद लाइव आकर करूं। जो भी आपके प्रश्न है आप लोग पूछें। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और आपके लिए ढेर सारी वीडियोस मैं लेकर के आती रहूंगी। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और लगातार आपके लिए वीडियोस ऐसे ही बनाती रहूंगी और आपकी तैयारी को बेहतर कराती रहूंगी। जय हिंद दोस्तों।